हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलामे इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे सेकंड चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी मेरे अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ने को और सुनने को मिले। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। अपने कमरे में जाओ और खबरदार, जो कमरे से बाहर एक कदम भी रखा तो टांगे तोड़कर एक जगह पर बंद कर दूंगा। घर पहुंचकर हुरिया अपने बाप के कहर का निशाना बनी थी। उसका रोता बिलखता वजूद देखकर राफिया बेगम को हौल उठ रहे थे। हुरिया भी मामला समझने की कोशिश करने में लगी हुई थी। क्या हो गया जो आपने पूरा घर सर पर उठा लिया है? राफिया बेगम अपने साथ रोती हुई हुरिया को लगाती परेशानी से बोली। इसका बाहर आना जाना बंद कर। कल इसका अफान के साथ निकाह है और 2 जोड़ों में रुखसत इसको करने लगा हूँ। अब्बास साहब ने अपना फैसला सुनाया तो हिचकियाँ खाता हुरिया का वजूद थमा था। अब्बा, अचानक आपको क्या हो गया है? हूर अभी छोटी है, आप इस पर शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? वो अभी उस अफान के साथ रुखसत करने का सोच रहे हैं जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। हुरिया हमेशा की तरह हुरिया की ढाल बनकर खड़ी हुई थी। चाहे उसको अपने बाप से बात करते हुए डर लग रहा था, लेकिन इस वक्त बहन का प्यार डर पर हावी था। तुम चाहती हो तुम्हारा इरफान के साथ अभी निकाह ना हो तो खामोश रहो, अब्बास साहब ने वार्निंग भरी नजर से उसको देखकर कहा। अब्बा, पूरी बात बताएं आप पहले, उसके बाद जो जुल्म करना है हम पर वो कीजिएगा, क्योंकि इतना तो हमें पता है, जिन लड़कियों का बाप अब्बास अब्बासी होता है उन लड़कियों की जिंदगियों में कोई शहजादा आने से तो रहा, उनकी जिंदगी में अफान और इफान जैसे लोग ही आते हैं। भला जो बाप लड़की औरत को अपने पाँव की जूती समझता है, उस शख्स की बेटी को कोई अपने सर का ताज कैसे बना सकता है? आपने अम्मा को कभी इज्जत ना दी, दूसरों की बेटियों से ना इंसाफी की है, तो आपकी बेटी के साथ इंसाफ कैसे हो सकता है? जोश में आती हुरिया क्या कुछ बोल चुकी थी उसको अंदाजा न था, पर उसको अपने बाप का बिला वजह का जुल्म अब जैसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता था। गुस्ताख! चटक चटक! हुरिया की ऐसी जबान दराजी पर अब्बास साहब ने दर पे दर उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। हुरिया को उनके कहर से बचाने की खातिर राफिया बेगम मजीद खौफ में सिमटकर खड़ी हुई थी। हुरिया को छोड़ती अब्बास साहब के पास जाकर हुरिया को उनसे दूर करने लगी, लेकिन अब्बास साहब ने एक धक्का उनको पीछे की तरफ दिया, जिससे उनका सर मेज पर जोर से लगा था। अम्मा! हुरिया चीखती राफिया बेगम के पास आई थी। अंकल, क्या हो गया है? संभाले खुद को, इनका क्या कसूर है जो मारे जा रहे हैं? अफान अभी अंदर आया तो सामने वाला मंजर देखकर जल्दी से हुरिया को अपने पीछे किया था, जिसका पूरा मुंह सूजन का शिकार हो गया था, क्योंकि गुस्से में आकर अब्बास साहब ने बहुत जोर से थप्पड़ मारे थे उसको। अगर बरवक्त अफान ना आता तो कोई बेत नहीं था कि वो आज अपनी जान से हाथ धो बैठती। राफिया बेगम के माथे से रिश्ते खून को देखती उनसे नजरें हटाए हुरिया अपने बाप को देखने लगी। उसको यकीन नहीं आया कि कोई शख्स इतना जालिम भी हो सकता है। बाप के आगे जबान चलाती है, मैं इसकी जबान खींच लूंगा। अब्बास साहब का ब्लड प्रेशर फुल हाई हो गया था। आप पुरसुकून हो जाएं पहले और आप अपने कमरे में जाएं, अब्बास साहब को गहरे सांस भरता हुआ देखकर कहता। वो आखिर में संजीदगी से खुरिया को देखकर बोला, जिसमें हिलने झुलने की सकत ना बची थी। उसका बाप नफरत का इजहार तो हर वक्त करता था, लेकिन हाथ पहली बार उठाया था, और वो भी पूरी कुव्वत से, जिस पर खुरिया का पूरा दिमाग मफलूज हो चुका था। उसको यकीन नहीं आ रहा था उसके चंद अल्फाज ने अब्बास साहब को इस कदर गुस्सा दिला गए थे। उनकी अना को ठेस पहुंची थी कि एक बेटी ने उनसे आंखों में आंखें डालकर हकीकत का आईना दिखाया था। ये कहाँ का इंसाफ था? मर्द खुद जो चाहे करे, लेकिन एक औरत अपने हक के लिए आवाज भी ना उठाए। खुरिया! उसको एक जगह स्टिल खड़ा देखकर अफान ने उसको कंधा हिलाया तो वो लहराकर इसके बाजू में झूल गई थी। पहले उसका खिला हुआ चेहरा याद करके और अब उसको होशो आवाज से बेगाना ऐसे हाल में देखकर अफान ने लंबा सांस अपने अंदर खारिज किया। अब्बास साहब को देखा, जो अब शायद अपने ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे थे। एक नज़र उन पर डालता अफान खुरिया को बाहों में उठाए बाहर की तरफ बढ़ा था। हुरिया भी सहारे से राफिया बेगम को खड़ा करती अंदर ले जाने लगी, जबकि एक 15 साला साहिर, जो ये सारा मंजर पिलर के पीछे छुपकर बड़ी खामोशी से देख रहा था, आज जो कुछ अब्बास साहब ने किया वो इसके दिमाग में छप सा गया था। रयान, बगैर हमें कुछ बताए ये तुम क्या करने वाले थे?
عیشا نے گھر آ کر میشا اور اریان کو آج رونما ہوا سارا واقعہ سنا دیا تھا، جس پر میشا تعصب سے اپنے سپوت کو دیکھ کر بولی، مام آئی لائک ہر، پھر اگر میں اس کو پرپوز کرنے والا تھا تو اس میں کوئی ایشو کیا تھا؟ ریان منمنا کر بولا، ایشو یہ ہے کہ تمہاری اسٹوپڈ حرکت کی وجہ سے حریہ مشکل میں آ گئی ہے، تم نے اس پر غور نہیں کیا، وہ کس قدر سہمی ہوئی تھی؟ زحان نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا، جس کو کوئی ملال نہ تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، پر مام ڈیڈ آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہو۔ ریان نے اریان اور میشا کو باری باری دیکھ کر کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ریان نے پوچھا۔ آپ حور کے گھر جائیں، ان کے پیرنٹس سے ملیں اور ہمارے متعلق بات وغیرہ کریں، ریان نے کہا۔ جگو وہ آلریڈی انگیج ہے، تم کیوں چاہتے ہو کہ چچی اور چاچو کی بھی انسلٹ ہو؟ تم نے حریہ کے فادر سے مل کر اندازہ نہیں لگایا وہ کس قدر شکی مزاج کے شخص تھے؟ زحان اس کی ایک ہی رٹ پر چرسا گیا تھا۔ ان لوگوں نے جیسا کچھ بتایا ہے اس کو سن لینے کے بعد آئی تھنک ہمیں ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے والد کا برتاؤ اس لڑکی سے صحیح نہ ہو۔ اس بار خاموش بیٹھی زحان نے کہا۔ رائٹ، ویسے بھی میرا نہیں خیال بغیر پوری بات جانے ان محترم کو اپنی بیٹی پر تشدد کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو ہرجانہ عائد کرنا پڑے گا اس کی بیوی کو اہتمام میں لے کر۔ میشا بھی زحان سے اتفاق کرتی بولی، ہمیشہ پھڈے والی بات سوچنا۔ ریان نے اس کو گھور کر کہا، اس میں غلط کیا ہے؟ میں پولیس میں ہوں، جہاں ناانصافی دیکھوں گی وہاں اپنی وردی کا فرض نبھاؤں گی۔ میشا بھی جواباً اس کو گھور کر بولی، ویسے جگو تم نے آج ثابت کر دیا کہ تمہارے متعلق جو تمہاری ماں کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے، تم واقعی میں مجھ پر گئے ہو۔ اریان سر جھکائے ریان کو دیکھ کر بولا، بٹ ڈیڈ مجھے حریہ کی فکر ہو رہی ہے، اس کا سیل فون بھی آف ہے۔ عیشا اریان کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی، پریشان نہ ہو، اریان اور میشا جائیں گی ان کی طرف، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ سوہان نے اس کی فکر دیکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پر سوہان ہو سکتا ہے یہ جگو کی وقتی اٹریکشن ہو، ہم ایسے کیسے ابھی اس کی بات مان کر رشتہ لے جا سکتے ہیں؟ ابھی ان کی ایج بھی نہیں جو ہم ان کے فیصلوں کو مان لیں۔ میشا کو یہ سب صحیح نہیں لگا۔ میں نے تم سے کب کہا کہ تم دونوں رشتے کی بات کرنے جاؤ؟ تم دونوں ان کی غلط فہمی دور کرو تاکہ اس بچی پر آئی مشکل دور ہو جائے۔ سوہان نے اس کی بات کے جواب میں کہا تو ریان کا منہ کھل گیا۔ خالہ عرف چچی ایسے تو نہ کہو، ریان نے دھل کر کہا۔ ریان بیٹا ہمیں آپ کی فیلنگز کی قدر ہے، لیکن آپ کی جو ابھی ایج ہے اس میں آپ کو چاہیے کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ پیار محبت یہ ساری بات کی باتیں ہیں، ابھی اپنا آج اور کل خوبصورت بناؤ، اپنی پہچان بناؤ، نام کماؤ، اس دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بناؤ۔ باقی رہی اس لڑکی کی بات تو چاہے درمیان میں جتنے بھی سال بیت جائیں، اگر وہ تمہاری قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی۔ سوہان نے اس کو دیکھ کر رسانیت سے کہا تو اریان اور میشا خاموش رہے کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ سب میں کروں گا، پر ابھی جسٹ ایک رشتے کی بات کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ریان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ ان کو کیسے منائے۔ جگو تم موم کی بات سے ایگری تو ہو، ان کو وہ کرنے دو وہ جو کرنا چاہتے ہیں۔ زحان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہا تو ریان بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ ایک دو دن منہ غبارے جیسا منہ بنا کر گھومے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ خود ہی پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میشا نے ریان کی پشت کو دیکھ کر ان لوگوں سے کہا، تم دونوں بس جانے کی تیاری کرو، زریز آئے گا تو میں ان کو بتا دوں گی۔ سوہان نے اس کی بات پر ہنکار بھر کر کہا تو دونوں نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ اماں آپ کیوں پریشان ہو کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اقدس نے فکر مندی سے فہا کو دیکھ کر کہا جو ارمان کی وجہ سے حد درجہ پریشانی کا شکار تھی۔ میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے کیسے پریشان نہ ہوں؟ کیا ہے تو ایک میسج تک نہیں کیا؟ ابا جان کوشش کر رہے ہیں نا اس سے رابطہ کرنے کی، تو آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ مان جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا۔ اقدس اس کو اپنے ساتھ لگائے کہا، ماہا بھی پریشان ہے ان کے لیے اور ابھی دعا کر کے آئی ہے۔ ماہا ان کے ساتھ بیٹھ کر بولی، اللہ بس وہ میسج کر کے بتا دے کہ وہ ٹھیک ہے تو مجھے سکون آئے، ایسے میرے بے چین دل کو قرار نہیں آئے گا۔ فہا کی فکر لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگی، ایک دھڑکا سا اس کو لگا تھا ارمان کے لیے۔ بابا جانی آئے تو ماہا ان سے کہے گی کہ لندن ایک بار وہ خود جائیں، وہاں رہائش کا بندوبست بھی تو انہوں نے کیا تھا، تو ایسے وہ جا کر مان بھائی کا کان بھی کھینچ سکتے ہیں۔
महा फहा के कंधे पर सर रखकर बोली। हाँ, ये सही रहेगा। फहा ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। वैसे अगर आपको उसकी फिक्र होने लगी है तो शुरू में भेजना ही नहीं चाहिए था। बाबा जान वैसे भी मान के बाहर जाने के हक में ना थे। अकदस फहा का सताया हुआ चेहरा देखकर गहरी सांस भरकर बोली। मुझे खुद अफसोस हो रहा है, लेकिन अब क्या हो सकता है। फहा महज यही बोल पाई। कैसी हो अब आप? खुरिया को अफान करीबी अस्पताल लाया था, जहां उसको मालूम हुआ कि इसके बीपी लो हो गया है। फिर 1 घंटे के बाद उसको होश आया तो उसको देखकर अफान ने संजीदगी से पूछा, जैसे भी हूँ तुम्हें तो काफ़ी खुशी हो रही होगी हमें ऐसे देखकर, क्योंकि हम औरतों की बेबसी देखकर तुम मर्द लोगों की अनक को तस्कीन होती है ना। हुरिया नफरत से उसको देखकर बोली, आज जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं और ना मैं सारी बात से आगाह हूँ। उसको ऐसे बदगुमान देखकर अफान ने बताया। पता है अफान, खुदा ने तुम मर्दों का मकाम ऊंचा रखा है तो इसकी एक वजह है। तुम मर्दों का काम है कि अपनी औरत की इज्जत करो, इसकी ढाल बनो, उसको एहतमाद में सौंपो, प्यार मोहब्बत के सांचे में डालो, ना कि अपनी मर्दानगी के जोर पर उनको मारो पीटो और गाली गलौज करो। मेरी नज़र में वो मर्द ही नहीं जो औरत पर हाथ उठाकर गैरत का नाम देता है या खुद को ताकतवर समझता है। कुरिया को इसकी किसी बात का यकीन न आया था। आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप अब काफ़ी बेहतर है, तो हमें अब घर चलना चाहिए। अफान उसकी बात के जवाब में महज यही बोल पाया तो खुरिया बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी तो सहारा देने के लिए अफान आगे आना चाहता था, पर खुरिया ने हाथ के इशारे से उसको मना कर दिया था। तुम्हारी मदद लेने से अच्छा है मैं यहीं बैठी रहूं। अगर मुझे किसी चीज़ का होश होता तो मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हरगिज ना होती। खुरिया उसको देखकर संजीदगी से भरपूर लहजे में बोली, जब कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मदद के लिए कम और गिराने के लिए हाथ ज़्यादा उठते हैं। अफान ने कहा तो इसकी बात पर खुरिया तंजिया मुस्कुराई थी। सॉरी टू से, लेकिन तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। यहाँ तुम्हारा भाई नहीं है तो मेरा एहतराम करने का ड्रामा तुम्हें नहीं करना चाहिए। खुरिया उसकी बात सुनकर कहती उठ खड़ी हुई, लेकिन जवाब में अफान ने इस बार उससे कुछ न कहा था। वो जानता था कि खुरिया के तक रवैये की वजह से आज अब्बास साहब का गुस्सा है, जिसके वो ज़ेरे असर थी। अब्बा ऐसे क्यों हैं अम्मा? हुरिया राफिया बेगम के माथे पर आई चोट पर ड्रेसिंग करके उनसे बोली, सारी उम्र गुजर गई बेटा, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारे बाप का मिजाज, हालांकि उनको पहले मैंने असजद की सूरत में एक बेटा दिया। राफिया बेगम अफसरदा लहजे में उससे बोली, असजद भाई ने जो किया उनकी सज़ा अब्बा हमें देते हैं। बाहर जाकर गैर मुल्की लड़की से शादी तो उन्होंने की, फिर हमसे कैसी नफरत है उनकी। हुरिया उनको देखकर बोली, तभी बाहर का दरवाज़ा बजा। मैं देख आती हूँ, राफिया बेगम से कहती हुरिया उठकर बाहर गेट के पास आती। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े लोगों को देखकर वो उलझन का शिकार हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कौन और किससे मिलना है? हुरिया ने उन दोनों को देखकर संजीदगी से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आर्यन दुरानी है और ये मेरी मिसेज है मीशा दुरानी। यहाँ हम अब्बास साहब से मिलने आए हैं, रयान ने संजीदगी से अपना तारुफ करवाने के बाद बताया। अब्बा तो घर पर नहीं, आप अंदर आ जाएं। हुरिया ने झिझक कर उन दोनों को अंदर आने का कहा। उनको बाहर खड़ा रखना उसको मुनासिब न लगा। शुक्रिया, और क्या आपका नाम हुरिया है? मिशा ने इस बार उसको मुखातिब किया। जी, लेकिन आपको कैसे पता? हुरिया ने चौंक कर पूछा। दरअसल मैं रयान की वालदा हूँ, मुझे पता लगा आज जो कुछ हुआ, तभी हम आपके वालिद से मिलकर उनकी गलतफहमी को दूर करने आए हैं। मिशा ने बताया तो हुरिया के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हुई थी। उसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर उनको कुछ सुनना होता तो मेरा ये हाल ना होता। हुरिया जो अभी घर में दाखिल होने लगी थी, उसने मिशा की बात सुनी तो तल्ख लहजे में कहा, यह आपके चेहरे पर क्या हुआ है? मिशा उसकी बात इग्नोर करके बोली, मेरा पाँव फिसल गया था, मुंह के बल गिरी तो पता चला संभल कर और देख कर चलना चाहिए, क्योंकि फिर इंसान नुकसान से बच जाता है। खुरिया ने जवाबन कहा, आपका क्या नाम है? रायान ने जानना चाहा। खुरिया ने बताया। ये कैसा नाम है? मिशा उसका नाम सुनकर बोली, मैं अपने वालिदैन की तीसरी बेटी हूँ। मेरी पैदाइश से पहले जब मेरी माँ ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको बेटा बताया गया था। शायद लेबोरेटरी में कोई इशू था। खैर, बेटा तो नहीं, बदकिस्मती से मैं पैदा हो गई और गुस्से में आकर पहले मेरे अब्बा ने अम्मा को घर से बेदखल कर दिया, लेकिन फिर अम्मा वापस आ गई तो मेरा नाम खुरिया रखा। खुरिया नाम नहीं है कोई
इसका मतलब भी कोई नहीं है। मेरे अब्बा ने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि उनको लगता था बेटियां बोझ के सिवा कुछ नहीं होती, उनको इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं, ये दुनिया तो बस इन मर्दों की है। हुरिया ने खासे अफसोस लहजे में बताया तो मिशा को उन दोनों में अपना आप नजर आया था। उसको यकीन सा आ गया कि जैसा उसका बाप था वैसे और भी मर्द इस दुनिया में जिंदा हैं जो बेटी को नीच सा समझते हैं। मैं हुरिया हूँ। मैं अपने अब्बा को बताना चाहती हूँ कि एक लड़की बस रोटी पका नहीं सकती बल्कि रोटी कमाने की सकत करती है। हुरिया खुरिया के साथ खड़ी होती उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों यहाँ आए शुक्रिया, अंदर आकर चाय वगैरह भी ले, लेकिन हमारे अब्बा से आप दोनों कोई बात नहीं करिएगा तो अच्छा होगा। वो अगर कोई बदतमीजी कर गए तो हमें बुरा महसूस होगा। खुरिया ने संजीदगी से कहा, हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अगर आप ताउन करेंगी तो आपको उनकी कैद से इस घर से छुटकारा मिल सकता है। मिशा ने कहा, हमें आपसे क्या मदद चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि हम अपने वालिद के खिलाफ खड़ी होंगी? तो ऐसा नहीं है। हमें पता है हमारा अब्बा जैसा भी है, लेकिन ये घर हमारा आशियाना है जहाँ हम महफूज हैं। हुरिया ने उसकी बात पर कहा तो मिशा ने लंबा सांस खारिज किया था। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आई। लाली मुस्कुराकर अकदस और महा को देखकर बोली, आपने याद किया था, फिर हम कैसे न आते। महा ने मुस्कुराकर कहा, ये तो है। अब दोनों अंदर आओ और बताओ हवेली में सब कैसे हैं। मान से कोई राब्ता हुआ या अभी तक उसकी तरफ से खामोशी है? लाली उन दोनों को अंदर आने का कहकर पूछने लगी तो वो दोनों इसकी तकलीद में चलने लगी, लेकिन महा को रुकना पड़ा क्योंकि इसके सेल फोन पर कॉल आने लगी, जिस पर सिकंदर जो बाहर की तरफ जा रहा था महा को देखकर खटक सा गया। जो बचते सेल फोन को आंख छोटी किए घूरने में मसरूफ थे, लेकिन मुसलसल कॉल को आता देखकर उसको महा पर शक सा हुआ था। किसका फोन है जो तुम उठा नहीं रही? सिकंदर ने मशकूक नजर से महा को देखकर पूछा। मुझे एक ही शख्स बार बार फोन करता है, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता है। मैं उसका एक नंबर ब्लॉक करती हूँ तो दूसरे नंबर से कॉल आती है और दूसरा करूँ तो तीसरे से कॉल कर लेता है। महा कॉल डिस्कनेक्ट करती बताने लगी। कौन है वो? जवाब में सिकंदर ने संजीदगी से पूछा। वन एंड ओनली कंपनी वाले, जिनकी मोहब्बत भरे मैसेज तक मेरे पास महफूज हैं। कोई भी महा को याद नहीं करता, लेकिन अल्लाह भला करे उन कंपनियों वालों का जो दिन में 50 से ज़ायद दफ़ा मैसेज करते हैं और 4-5 बार कॉल भी करते हैं। कभी कभी तो ये बताते हैं कि कौन सा पैकेज ज़्यादा बेस्ट है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने करके महा ने पुरजोश लहजे में उसको ऐसे बताया जैसे कोई बड़ी शख्सियत उसको याद करती हो। तुम ना दिमाग से काफ़ी खिसकी हुई हो। सारी बात जानकर सिकंदर अच्छा खासा तप कर बोला, लो भला महा का दिमाग क्यों खिसका हुआ? उसने तो वो बताया जो आपने पूछा। महा ने उसकी बात पर नाक मुंह चढ़ाया था। मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वरना अच्छा जवाब देता तुम्हें। सिकंदर घूर कर कहता बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़रूरी काम तो बस इनको होते हैं, बाकी सब तो जैसे वेले हैं। महा सा झटक कर बड़बड़ाती खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ लाली और अकदस आपस में बातों में मसरूफ थे। ये चादर लो और जाओ यहाँ से। हुरिया बेतासुर निगाहों से बेड पर मौजूद निकाह का जोड़ा देख रही थी जब खुरिया ने एक चादर उस पर उड़ाकर कहा, कहाँ जाऊँ मैं? हुरिया ने हैरत से उसको देखकर पूछा, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन रात से पहले वापस ना आना। खुरिया उसको देखकर अजलियत में बोली, खुरिया शायद तुम भूल गई हो कि आज मेरा निकाह होने जा रहा है। हुरिया ने जैसे उसको याद करवाया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि 2 बजे तुम्हारा ज़बरदस्ती निकाह अफान के साथ होगा, और अगर तुम्हें अपने मुस्तकबिल सेव करना है, खुद के लिए कुछ करना है तो वो करो जो मैं करने को बोल रही हूँ। हुरिया उसको बेड से उठाती हुई बोली, मैं अगर यहाँ से गई ना तो अब्बा मेरा गला घोट कर मार देगा। हुरिया ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया, अफान से निकाह करके पल पल मरने से अच्छा है आज एक ही बार में मर जाओ। हुरिया उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर बोली, क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। लगता है कल वाले वाक़ये को तुमने ज़्यादा दिमाग पर सवार कर लिया है। हुरिया चादर उतार कर अजीब लहजे में उससे बोली, हूर, ये वक्त बातें करने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का है। अगर आज तुम्हारा निकाह अपान से हो गया तो तुम्हारा कल वैसा होगा जैसा आज हमारी अम्मा का है। खुरिया ने कहा तो हुरिया के जबान को जैसे फकल लग चुका था। मैं कहाँ जाऊंगी ये भी बता दो, अब्बा घर पर है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं कहूंगी उनसे कि मुझे बाहर जाना है तो क्या वो दरवाज़ा खोल कर कहेंगे हाँ बेटा जाओ? हुरिया कुछ तवक्का बाद बोली,
अफान की फैमिली आने वाली है, एक बार अगर वो पहुंच गई तो तुम्हारा जाना नामुमकिन सा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें खुदा का वास्ता है कुछ घंटों के लिए चली जाओ। हुरिया ने बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़ दिए। कहाँ जाऊं मैं? हुरिया ने गहरी सांस भरकर पूछा। अपने किसी दोस्त के पास चली जाओ, लेकिन जाओ। हुरिया ने दोबारा चादर उसको थमाई। अब्बा बाहर बैठे हुए हैं, मैं कैसे जाऊं? हुरिया परेशानी से बोली। अब्बा कमरे में है, तुम आराम से जाओ। वैसे भी अफान जितना गैर तमीज बनता है, ये देखना आज के बाद तुमसे शादी करना तो दूर की बात करना तक पसंद नहीं करेगा। हुरिया ने कहा तो हुरिया ने चादर अच्छे से अपने गिट लपेटी। मैं वापस आऊंगी तो अब्बा घर से बेदखल तो नहीं करेंगे ना? हुरिया को नया खदशा लाहक हुआ। फजूल बातें बाद में सोचना, अभी निकलो यहाँ से। हुरिया ने उसकी अकल पर मातम करते हुए कहा, जिसको उसकी कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी। मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ तुम सब संभाल लेना। हुरिया उसके गले लगकर बोली। बेफिक्र हो जाओ। हुरिया उसका माथा चूमकर बोली। कुछ देर बाद अफान भी अपनी फैमिली के हमरा पहुंच गया था, जिसका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया था। हुरिया जाओ और हूर को लेकर आओ, राफिया बेगम ने हुरिया को देखकर कहा, जो अब काफी हद तक पुरसुकून हो गई थी। अम्मा, वो आप जरा आए, मेरी बात सुनना। हुरिया उनकी बात के जवाब में बोली, ये वक्त बात सुनने या सुनाने का नहीं, तुम बस जल्दी करो, हूर को लेकर आओ। निकाह ख्वाह इंतजार में है, राफिया बेगम ने उसको देखकर संजीदगी से कहा। अम्मा, मेरी बात भी जरूरी है, आप 2 मिनट आए। खुरिया अपनी बात पर बजत रही तो राफिया बेगम थोड़ा परेशान हुई और उसको लेकर कमरे में आई। हूर क्या अभी तक तैयार नहीं हुई और निकाह का जोड़ा जूं का तू क्यों पड़ा है? राफिया बेगम की नजर बेड पर मौजूद निकाह के जोड़े पर गई तो खुरिया से सवाल किया। अम्मा, ये जोड़ा हूर नहीं पहनेगी, खुरिया ने बताया। क्या मतलब नहीं पहनेगी है? कहाँ वो? अभी मैं बात करती हूँ उससे। राफिया बेगम उसकी बात सुनकर बोली। वो नहीं है यहाँ, खुरिया ने बताया। नहीं है? कहाँ गई वो? घर मेहमानों से भरा पड़ा है, उसको पता था कि उसका निकाह है, वो कैसे जा सकती है फिर? हूर, हूर, जहाँ कहीं छुप भी बैठी हो, सामने आओ। राफिया बेगम उसकी बात सुनकर परेशानी से मुब्तला होती वॉशरूम चेक करने लगी। उनको लगा शायद वो वहां, लेकिन खाली वॉशरूम देखकर वो वापस खुरिया के सामने खड़ी हुई। सच्ची सच्ची बताओ, कहाँ है वो? राफिया बेगम ने संजीदगी से पूछा। जहाँ भी है महफूज है, खुरिया ने बताया। खुरिया, मैंने पूछा हूर कहाँ है? राफिया बेगम अपनी बात पर जोर देकर बोली। वो घर पर नहीं है, खुरिया नजर चुराकर बोली। घर पर नहीं है तो क्या तुम्हारा अब्बा कल ठीक बात कर रहा था, वो किसी लड़के? राफिया बेगम मजीद बोल ना पाई। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, मेरी रात को हूर से बात हुई थी इस मुतालिक, उसने मुझे सब बता दिया। उसकी एक छोटी सी गलती पर पहाड़ बन गई थी। खुरिया उनको कंधों से थामकर बोली। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो वो कहाँ है? आज उसका निकाह है और निकाह के दिन उसको यहीं रहना था। राफिया बेगम का दिल न जाने डर से खौफजदा हो गया था। वो अम्मा, मैंने उसको घर से बाहर जाने का बोल दिया, उसका निकाह अफान से नहीं होगा, इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो। चटा। कुरिया उनको अभी सब कुछ बताने लगी थी जब राफिया बेगम ने थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। बदबक, ये क्या कर दिया? पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत मेला मेट करके रख दी। बेगैरत हो तुम, तुम्हारा खुरिया, ये क्या कर दिया तुमने? राफिया बेगम उसको झिंझोड़ कर बोली, जो अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी थी। मार मार कर जान से मार दें, लेकिन मैं यही कहूंगी, हम इंसान हैं, जानवर नहीं, जिसको जहां मर्जी चाहे बांध दें आप लोग। सॉरी टू से, लेकिन आंख देखी मक्खी कोई नहीं निगलता, तो फिर कैसे हूर को निगल लेती? खुरिया को अपने अमल पर कोई पछतावा न था। अफान को तो तुमने मक्खी बना दिया, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले ये सोचा कि उसकी गैर मौजूदगी में लोग किस तरह की बातें बनाएंगे, उसके भाग जाने पर कैसे कैसे भौतान लगाया जाएगा। तुमने कोई उसके लिए आसानी पैदा नहीं की, बल्कि उसके लिए मजीद मुश्किलातें खड़ी कर दी हैं। तुम्हारे अब्बा उसको ढूंढ कर जान से मार देगा। तुम्हें पता ही क्या है अपने बाप के बारे में? राफिया बेगम को समझ नहीं आ रहा था, वो जाने क्या कर जाती। अम्मा, लोगों को तो आप छोड़ दें, कल जब अब्बा होश गंवा चुके थे तब ये मोहल्ले के लोग हमें बचाने ना आए थे, बस घर में बैठकर चस्का ले रहे थे, खुरिया ने सर झटक कर कहा। अब जो घर में आफत आई है उसको कैसे हैंडल करोगी? तुम अपने अब्बा को ये बताओगी तो वो क्या तुम्हें शाबाशी देंगे? राफिया बेगम ने तंज लहजे में सवाल किया। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अफान की फैमिली को जाने का बोल दें। खुरिया बेड पर बैठती ऐसे बोली जैसे कुछ चुटकियों में हो जाएगा। जितनी आसानी से तुमने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है ना, अगर ये सब इतना आसान होता तो कोई मसला ना था। अब तुम उठो और ये जोड़ा पहनकर आओ। राफिया बेगम ने कहा तो खुरिया सर उठाए उनको ऐसा देखने लगी जैसे कुछ सुन लिया हो।
کیا کہا آپ نے؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ ناسمجھی سے ان کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں نے کہا اٹھو اور یہ جوڑا پہن کر آؤ۔ رافعہ بیگم نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ اماں یہ جوڑا میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ میرا نہیں حوریہ کا ہے۔ حوریہ نے جیسے جتایا۔ حور کہیں نظر آ رہی ہے تمہیں؟ رافعہ بیگم نے پوچھا۔ اماں لیکن میں کیوں پہنوں؟ حوریہ ابھی تک ان کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ 2 ماہ بعد تم 20 کی ہو جاؤ گی، اتنی کوئی چھوٹی کاکی نہیں ہو جس کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ رافعہ بیگم طنزیہ لہجے میں بولی۔ یقین کریں آپ کی بات میں واقعی نہیں سمجھی۔ حوریہ الجھن بھری نظر سے ان کو دیکھ کر بولی۔ تمہارے ابا کو میں جیسے تیسے کر کے مہمانوں کی موجودگی تک سنبھال لوں گی، تم بس تیار ہو جاؤ، عفان سے تمہارا نکاح ہوگا۔ رافعہ بیگم نے صاف لفظوں میں اس کو بتایا تو حوریہ سکتے کے عالم میں آ گئی۔ اماں عفان سے میں نکاح؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ بول کیا رہی ہیں؟ حوریہ جیسے ہوش میں آئی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں کیا بول رہی ہوں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے تم جلدی کرو۔ رافعہ بیگم نے سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اماں شاید آپ کو یاد نہیں تو میں بتا دوں، میں عرفان کی منگ ہوں۔ حوریہ ضبط سے بولی۔ عرفان ہو یا عفان، اسے کیا فرق پڑتا ہے، شادی کر کے جانا تو ایک ہی گھر میں ہے نا۔ رافعہ بیگم نے کہا تو حوریہ کو یقین نہ آیا کہ یہ الفاظ ادا کرنے والی اس کی ماں ہے، وہ ماں جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا، اور آج جو بات انہوں نے کی تھی اس بات پر وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ حوریہ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ ہاں یہ میں بول رہی ہوں، تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا انعام تو اب تمہیں ملے گا۔ رافعہ بیگم نے طنزیہ کہا۔ اماں وہ عفان، میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حور کو یہاں سے نکالنے سے پہلے تم سوچتی تو ایسی نوبت نہ آتی۔ رافعہ بیگم تعصب سے اس کو دیکھ کر بولی۔ جو بھی، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، میں اس کو حور کے لیے ناپسند کر چکی ہوں تو خود کیسے اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حوریہ نے زور و شور سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ اپنی عزت بچانے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے ہمارے پاس، رافعہ بیگم نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اچھا طریقہ ہے اپنی عزت بچانے کے چکر میں بیٹی کو قربان کر دیا جائے؟ حوریہ افسوس سے ان کو دیکھ کر بولی۔ حور! رافعہ بیگم نے تنبیہ کرتی نظر سے اس کو دیکھا۔ نہیں اماں! حوریہ ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ حوریہ اس سے پہلے کسی کو شک ہو جائے تم جلدی سے کپڑے پہن لو، میں تب تک باہر کے معاملات دیکھتی ہوں۔ رافعہ بیگم نے جوڑا اٹھا کر اس کو پکڑوایا۔ اماں مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ حوریہ نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ یہ ظلم میں نے نہیں، تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے، نہ کہ حور کو بھگاتی اور نہ تمہارا عفان سے نکاح ہوتا۔ اب اگر غلطی کی ہے تو سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ رافعہ بیگم نے بے رخی سے کہا تو اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ عفان کے بارے میں خیال آتے ہی اس کو وحشت سی ہونے لگی۔ اماں آپ ابا کا غصہ ٹھنڈا کروا سکتی ہیں، حوریہ نے اس کو سمجھانا چاہا۔ حوریہ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے کپڑے بدلو۔ رافعہ بیگم اس سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے حوریہ کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ پل بھر میں اس کی زندگی نے یہ کیسا موڑ کھایا تھا۔ وہ جس دلدل سے حوریہ کو باہر نکالنا چاہتی تھی وہاں اب وہ خود بری طرح سے پھنس چکی تھی، اتنا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا اس کے پاس۔ اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔